इस बुक का नाम है द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको लिखा है क्रिस बेली ने। परिचय। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम थोड़े और प्रोडक्टिव हो जाएं। हमारे साथ ये अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ टाइम में कोई काम खत्म हो जाए, लेकिन जब उसे करने लगते हैं तो जितना हमने सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम चला जाता है। कई बार बहुत सारा टाइम लगाने पर भी न जाने क्यों काम खत्म नहीं होता। कितनी बार हम चाहकर भी स्पीड से अपनी टू डू लिस्ट के काम पूरे नहीं कर पाते। दोस्तों, इस किताब में लेखक क्रिस बेली ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताई हैं जो हमें अपनी कमियों पर काबू पाने और खुद को प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेंगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके काम टाइम पर पूरे होने लगे और आप जब रात को सोएं तो ये सोचकर अच्छा लगे कि आज जो काम सोचे थे वो हो गए, तो फिर सुनिए आज की बुक द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की समरी को, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने, जो खुद एक प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट हैं। क्रिस ने खुद पर प्रोडक्टिविटी को लेकर कई एक्सपेरिमेंट किए। लेसन नंबर 1, समय, ध्यान और ऊर्जा। दोस्तों, हम सबके पास उतना ही समय है, फिर भी कुछ लोग बस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो लगातार एक के बाद एक काम निपटाते रहते हैं, इसलिए वो सफल भी होते रहते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे किसी एक डायरेक्शन में ना लगाएं तो कोई फायदा नहीं। हम इतनी सारी एनर्जी होने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छी योजना तो हो, लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए हमारे भीतर उतनी ऊर्जा ही ना हो। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि सोचे हुए काम बस एनर्जी की कमी की वजह से पूरे नहीं हो पाते। यानी हमें अपने लिमिटेड टाइम को ऐसे मैनेज करना होगा कि हमारे पास अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए एक मीनिंगफुल प्लान हो, और हमारे पास अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी हो। फिर टाइम और एनर्जी दोनों होने पर भी अगर ध्यान भटकता रहे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसीलिए समय, ध्यान और ऊर्जा तीनों को मिलाकर कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में क्रिस ने कई तकनीकें भी बताई हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेसन नंबर 2, प्रोडक्टिव होने से आपका फायदा। दोस्तों, चलिए हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव होना क्यों चाहते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दिन में 2 घंटे हों तो हम क्या करना चाहेंगे। इस सवाल का उत्तर खोजने पर हमें समझ आ जाएगा कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप उस खाली समय में गिटार सीखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक आपकी हॉबी है, और आपको अपना रूटीन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें म्यूजिक के लिए समय जरूर निर्धारित हो। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्टिविटी प्लान बनाएं तो भी आपको कोई संतुष्टि नहीं होगी। एक बार लेखक ने भी एक ऐसा प्लान बनाया कि वो इतना टाइट शेड्यूल क्यों फॉलो कर रहे हैं। उन्हें कुछ महीनों तक उसे पूरी तरह फॉलो करने पर भी कुछ अच्छा नहीं लगा। आप भी उन कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपने बचे हुए समय में करना चाहेंगे। ऐसा करने से आपको अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेसन नंबर 3, टालने से बचने के तरीके। दोस्तों, इस भाग में लेखक हमें एक ऐसे नियम के बारे में बताते हैं जो हमें अपने काम से भटकने से बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम योजना तो बड़ी अच्छी और स्पष्ट बना लेते हैं, लेकिन किसी छोटी सी बात से वो प्लान भी बदल जाता है। हम उस प्लान पर मजबूती से डटे नहीं रह पाते। दोस्तों, क्रिस ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया। जीडी मायर की किताब गेटिंग रिजल्ट्स द एजाइल वे में सॉल्यूशन तो ये है कि हमें अपने हर सप्ताह की शुरुआत में सोच लेना चाहिए कि हमें अपने किन 3 लक्ष्यों को इस सप्ताह में पूरा करना है, और फिर हर दिन उन 3 लक्ष्यों के हिसाब से 3 काम सोच लेने चाहिए जिन्हें हम उस दिन करके ही सोएंगे। जैसे मान लीजिए इस सप्ताह आपके लक्ष्य हैं प्रोजेक्ट ए, जो आपके बिजनेस से जुड़ा है, उसका एक हिस्सा पूरा करना, एक नई एप्लीकेशन सीखना और अपने बच्चों को मैथ की एक यूनिट पढ़ाना। अब आते हैं एक दिन के कामों पर। तो हमारे एक दिन के काम होंगे
अपने प्रोजेक्ट का एक भाग पूरा करना, एप्लीकेशन का एक भाग सीख लेना और मैथ यूनिट का बस एक चैप्टर बच्चे को प्रैक्टिस करा देना। आपको बस ये 3 काम उस पूरे सप्ताह करते जाना है और रात को ये 3 काम करके ही सोना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको पहले से पता होगा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो किसी भी नई चीज में कूदने से पहले आप ये देख पाएंगे कि इसका आपके काम पर क्या असर होगा। दूसरी बात, क्योंकि आप रोज एक प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लान बना रहे हैं, तो इससे आपको ये ट्रैक करने में आसानी होगी कि आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लान बनाने की बात करते हुए क्रिस कहते हैं कि प्लान करते समय ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कहीं कुछ और जरूरी तो उस सप्ताह में नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगले सप्ताह कोई आपसे मिलने वाला है जिससे शायद आपको कोई बड़ा काम मिल सके, तो इस वीक जरूरी है कि आप उनसे मिलने के लिए सारी जरूरी तैयारी कर लें और जरूरी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर लें। तो इस सप्ताह की प्लानिंग में आप नई एप्लीकेशन सीखने की जगह ये काम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जरूरी डेट्स को अपने कैलेंडर में लिख कर रखें और प्लान करते समय कैलेंडर को ध्यान से देखें, नहीं तो आपकी योजना बनने से पहले ही फेल हो जाएगी। लेसन नंबर 4, अपने कामों को ज्यादा आकर्षक और फलदायी बनाएं। लेखक कहते हैं कि कई बार हम ज्यादा टाइम किसी काम को करने से ज्यादा उसको टालने में लगाते हैं। लेखक ने यहाँ टैक्स रिटर्न फाइल करने का उदाहरण दिया है। हम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काम को कितना टालते हैं। ये काम वास्तव में करने तक हम उसके बारे में ना जाने कितने लोगों से बात कर चुके होते हैं, टीवी पर आ रहा क्रिकेट मैच देख चुके होते हैं, कई बार कभी कोई मूवी भी देख चुके होते हैं, लेकिन बस वो एक काम हम शुरू नहीं करते। हमारे साथ ऐसी और भी कई चीजें होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा बाहर हो आते हैं, फिर ये काम कर लेंगे। इस तरह हम कई बार चीजों को बस टालते ही रहते हैं। दोस्तों, क्रिस अपनी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में कोशिश करते हैं इसके कारण को खोजने की। टिमोथी PYCHYL, जो कि एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे कामों को टालने की प्रवृत्ति के 6 कारण बताए हैं। उस काम का बोरिंग होना, फ्रस्ट्रेटिंग होना, कठिन होना, उनकी बनावट ठीक ना होना, हमें कोई निजी लाभ ना मिलना या उसमें हमें कोई फायदा ना होना। अब यहाँ पढ़ाई वाले एग्जाम्पल में ये काम बहुत रिवॉर्डिंग है, लेकिन उसका रिवॉर्ड हमें तुरंत नहीं मिलता। इसलिए हमें उस रिवॉर्ड को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और पढ़ाई करने को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं या हर चैप्टर के तुरंत बाद क्वेश्चनेयर सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें उसमें इंटरेस्ट आए। टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं ये काम पूरा हो जाएगा तो हम खुद को कोई इनाम देंगे। कुल मिलाकर अपने कामों को कुछ इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बनाकर हम अपने कामों को टालने से बच सकते हैं। लेसन नंबर 5, काम के सीमित घंटे और अपने दिमाग को फ्री रखना। दोस्तों, तो हम और आप लगे हुए हैं प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट के इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए। तो क्रिस ने इस बारे में खुद पर कुछ प्रयोग किए और उन्होंने 20 घंटे पर वीक काम करके देखा और 90 घंटे पर वीक का वर्क रूटीन फॉलो करके भी देखा। तो उन्होंने पाया जब वो 20 घंटे पर वीक वाले रूटीन में थे तो उनकी काम में ध्यान और एनर्जी लेवल ज्यादा था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बेहतर थी। क्रिस ने और भी कई रिसर्चर्स और प्रयोगों को देखा, जो सब अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसलिए कंक्लूजन ये है कि अगर हम 35 से 40 घंटे पर वीक काम का रूटीन बनाते हैं तो हम अपनी एनर्जी का पूरा उपयोग कर पाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन भी बना रहता है। दोस्तों, इस प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा दिमाग 2 चीज़ों के लिए बना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। लेकिन हम लोग अपने दिमाग को बस इंफॉर्मेशन से भर के रखते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करने में लगा रहता है। जब हम लिस्ट बनाकर बाजार जाते हैं तो हमें पता होता है कि पहले कहाँ जाना है और क्या क्या लेना है। इससे हम हल्का महसूस करते हैं और खुलकर सोच पाते हैं। यही बात और कामों पर भी लागू होती है। अपने छोटे छोटे कामों, अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लिखते जाइए। ऐसा करने से
आप अपने दिमाग को बार बार ये सोचने से बचा लेंगे कि अब क्या बाकी है। इससे आपकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी जो आप अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते हैं। इसलिए अपने सप्ताह की शुरुआत में और दिन की शुरुआत में भी इन छोटी छोटी चीजों को लिख लेना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक असरदार तरीका है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से ये किताब केवल टाइम को ही मैनेज करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने टाइम के साथ साथ अपने इमोशंस और एनर्जी को भी कैसे साथ में लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हुआ जाए इसका रास्ता बताती है। कई बार हम खुद से ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सारा काम खत्म कर लेंगे, लगातार कई घंटे काम करने लगेंगे, लेकिन यहाँ हमें क्रिस ने सावधान कर दिया है, ये बताकर कि बहुत ज्यादा घंटों की प्लानिंग उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। उसी तरह अपनी मेमोरी पर भी हमें बड़ा भरोसा होता है, लेकिन उतनी अच्छी मेमोरी का पूरा या अच्छा यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए लिस्ट बनाने वाला तरीका भी लेखक ने हमें रीजन के साथ बताया है। प्लानिंग करने के लिए भी हमें साफ साफ गाइडलाइन है। वास्तव में ये किताब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक सीधा सीधा रोड मैप है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचिए कि आप इसे क्यों बढ़ाना चाहते हैं, और फिर लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक एक स्टेप जैसे यहाँ बताया गया है। आपके प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए गुड लक।